नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 3 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है। तो अगर बात करें लोकसभा स्पीकर की, तो लोकसभा स्पीकर का जो नाम है वो है ओम बिरला। तो भारत के वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर हैं इनका नाम ओम बिरला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा स्पीकर तो आपके ओम बिरला है, लेकिन आप ये बताइए कि भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन है। तो अगर बात करें भारत की पहले लोकसभा स्पीकर की, तो उनका नाम है जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर या जीबी मावलंकर जो है वो क्या है, वो भारत की पहले लोकसभा स्पीकर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है। तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम है मीरा कुमार। ये नाम भी आपको जरूर याद रखना है। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, और हमसे चाहते हो हैंड रिटन नोट्स जो कि आखिरी के 2 या 3 दिन में आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। ये नोट्स जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बहुत ही कम रेंज में ये आप हमसे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, बात करें लोकसभा स्पीकर का मत कैसा होता है। तो लोकसभा स्पीकर का जो मत होता है ना, वो निर्णायक मत होता है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, लोकसभा स्पीकर का मत निर्णायक होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र लोकसभा की उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा की किसको देगा, आपके अध्यक्ष को देगा। तो दोनों एक दूसरे को देते हैं। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा, जबकि स्पीकर जो है वो किसको देगा, आपके हमारे डिप्टी स्पीकर को देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदन, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इनको संसद के दोनों सदन को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। ये क्वेश्चन तो आपको पता है। आर्टिकल नंबर 108 में ये बोला गया है कि संसद का दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ मिलाया जाता है या उनको बुलाया जाता है। बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उन दोनों सदनों की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा साथियों, तो वो करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। इस बात को आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष का मत भी आपको मैंने बता दिया कि निर्णायक मत होता है। अच्छा, मनी बिल को लोकसभा में कौन पेश करता है। तो मनी बिल को जो पेश करेगा, जो आर्टिकल नंबर 110 है जिसमें बोला गया धन विधेयक, तो धन विधेयक को जो लाएगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही लाता है लोकसभा में। इस बात को आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, भारत के ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, है लोकसभा अध्यक्ष। तो इनका नाम है आपका नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी क्या है, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है जो कि भारत के क्या रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, और भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनको उनके पद के लिए निर्विरोध चुना गया है। इस बात को आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी की बात करूँ ये नीति आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है। अंतरिक्ष विभाग हो गया, परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, ये सभी जो वो है वो प्रधानमंत्री के पास है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, वो राजनाथ सिंह है। उसी प्रकार भारत के जो गृह मंत्रालय के जो मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो आपके अमित शाह है। भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी है। उसी प्रकार आपकी जो मनसुख मंडाविया है वो क्या है, वो जो है वो आपको मैं अगर बताना चाहूँ, उसी प्रकार आपको याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से। भारत के अगर आपको बताया जाए आपको वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय तो आप जानते हो कौन है, निर्मला सीतारमण है। उसी प्रकार भारत के जो विदेश मंत्री है वो है आपके एस जयशंकर। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय जो भारत का है वो आपका अश्विनी वैष्णव है।
तो विदेश मंत्री आपको याद रखना है सुब्रमण्यम जयशंकर। और अगर बात करें आपका ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री, तो इनका नाम है श्री मनोहर सिंह खट्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में ये भी पूछी जाती है। तो ये सारे के सारे मंत्रिमंडल आपको जरूर याद रखना है। देखिए मैंने आपको मैक्सिमम जो मंत्रिमंडल भारत का है वो बता दिया है, क्योंकि यही जो है, जैसे शिवराज सिंह चौहान क्या है, तो शिवराज सिंह चौहान भारत के क्या है, तो शिवराज सिंह चौहान भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स इन कोचिंग। तो जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 के आसपास हुई थी, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो केवल खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षण देते हैं, जो कोच होते हैं। इसके तहत जो है वो 15 लाख रुपए और एक प्रतिमा दी जाती है द्रोणाचार्य की, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ आपका जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1991-92 के आसपास हुई थी, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों अगर बात करूँ मैं इस पुरस्कार के तहत, लेकिन इसका नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया गया, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। लेकिन इसके तहत जो है वो 25 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। खेल रत्न में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और पहली महिला जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। ऑप्शन में दिया है भाई आपका अर्जुन पुरस्कार। अगर मैं बात करता हूँ अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है। और ये पुरस्कार भी खेल जगत में खिलाड़ियों का पिछला जो 3 साल की जो परफॉर्मेंस रहती है उसके आधार पर दिया जाता है। और इसके तहत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, आपका अर्जुन अवार्ड है, इसके तहत 15-15 लाख दिए जाते हैं। लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसके तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस चीन के किस शहर से जो है आरंभ हुआ था कोरोना वायरस का। तो चीन के ये वुहान शहर से फैला था। और भारत में सबसे पहले ये कहाँ पर इसका केस देखने को मिला था, तो ये केरल में शायद भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का जो केस देखने को मिला था भारत में सबसे पहले, तो वो केरल राज्य में देखने को मिला था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लेकिन कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है लोकसभा की कितनी है। तो राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4। लेकिन क्वेश्चन और घुमाया जाता है कि भाई संसद की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के सदन है, तो संसद की जो सीटें हैं वो हमारी 7 है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई राज्यसभा और लोकसभा दोनों, ये बातें महत्वपूर्ण तो है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि राज्यसभा की कितनी है, लोकसभा की कितनी है। तो राज्यसभा की 3 है, लोकसभा की अगर मैं बात करना चाहूँ साथियों, तो लोकसभा की आपकी 4 सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और संसद की कितनी है, 7 सीटें हैं। विधानसभा की बात करता हूँ तो विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं। ये सारी की सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होगा वो किस अवस्था में होगा, तो वो होगा आपका लिक्विड एंड वेपर, द्रव और वाष्प अवस्था में। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि फेरिक सल्फेट का सही सूत्र क्या है। तो वो है FeSO4 ब्रैकेट बंद 3। तो याद रखना Fe2SO4 और ब्रैकेट क्लोज 3, यह बात आपको ज़रूर याद रखनी है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साधारण नमक है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, और उसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl। NaCl आपको ज़रूर याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। और अगर बात करें दोस्तों, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl2। तो याद रखना CaOCl2। बहुत बार एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि लाफिंग गैस कौन सी होती है। तो लाफिंग गैस होती है N2O। N2O क्या होती है, हमारी लाफिंग गैस होती है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। उसी प्रकार आपका मार्च गैस क्या होती है, मार्च गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ये भी जो है वो टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। भारी जल का होता है D2O, भारी जल का D2O होता है। उसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो आपका फॉर्मूला होता है सिरका का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका होता है CH3
COOH, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CH3COOH आपको याद रखना है। उसी प्रकार दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नमक का क्या है। तो नमक का जो अम्ल होता है हाइड्रोलिक अम्ल, जिसका होता है HCl, याद रखना HCl इसका फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.1/2 H2O, है ना। तो जिप्सम का भी सेम सेम होता है। जिप्सम का होता है CaSO4 H2O, लेकिन इसका होता है CaSO4 1/2 H2O। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले देखिए दोस्तों आपको याद रखने हैं। खाने के सोडा का अगर मैं आपको बताऊं तो इसका होता है NaHCO3, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर आप टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और मेरे चैनल को देख के जा रहे हो ना, मतलब आपका HP टेट क्लियर होने वाला है भाई। आपका HP टेट क्लियर होने वाला है, आप यकीन मानिए आपका HP टेट क्लियर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इन बीच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर्स। देखिए अगर बात करें किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है, तो ध्वनि जो तेज चलती है दोस्तों वो आपकी सॉलिड में ही चलेगी, लिक्विड में तो चलने वाली नहीं है, गैस में भी नहीं है। तो शायद जो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा। हम ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे जाने वाले हैं। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे जो ध्वनि है वो हमारे ठोस माध्यम में ही तेज चलती है, इस बात को आपने दोस्तों याद रखना है। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो साथियों ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं में आ चुका है, तो आप क्यों गलत करोगे? ये बेसिक क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो अगर बात करें एक प्रकाश वर्ष, देखो थोड़े साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। देखो मैं हर एक स्ट्रेटजी लेके चलता हूँ। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46, तो ये 9.46 10 की पावर 15। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हाँ मीटर में जो होगा वो क्या होगा, 9.46 10 की पावर 15 मीटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10 की पावर 12 मीटर यहाँ पे होने वाला है, तो 10 की पावर 12 को आप लेके साथ चलिए। तो ये यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़े से बेसिक क्वेश्चन अगर आपने ये छोड़ दिए तो आपका काम होने वाला है एचपी टेट परीक्षाओं में। अगर आपने नहीं छोड़े तो आपका टेट इसी बार क्लियर होने वाला है और आप बोलेंगे कि भाई हाँ वही क्वेश्चन आए थे जो आपने पढ़ाए थे। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पारसी राज्य बना? मैं बार बार इन क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज फाइनल रिवीजन सेशन पढ़ा रहा हूँ इन मैराथन में। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश गौ श्रेणी का राज्य बनता है। आपसे क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाएगा कि जो हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है उसका गठन कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन साथियों होता है वो कब होता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ, आपको इस बात को आपने याद रखना है कि हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 15 अप्रैल 1948 को। और जब हिमाचल का गठन हुआ तो कितनी रियासतों से मिलकर, 30 रियासतों से मिलकर हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है। उस समय हिमाचल में दोस्तों 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। ये भी आपको जरूर याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था? तो 27,169 वर्ग किलोमीटर हिमाचल का उस समय क्षेत्रफल था जब हिमाचल का गठन होता है। देन उसके बाद हिमाचल को अब जो है वो क्या बनाया जाता है, पारसी बनाया जाता है, गौ श्रेणी का राज्य बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का जो 5वां जिला बनता है वो बिलासपुर बनता है। साथियों अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बनता है। उसके बाद हिमाचल को बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो हिमाचल बना केंद्र शासित प्रदेश 1956 में। और कल तो देखो यूट्यूब पे ही रहना, एचपी टेट के लिए कम से कम 3-4 वीडियो डालूंगा कल के दिन। और मैराथन कल 4 बजे शुरू हो जाएगी, जो लाइव मैराथन होती है, और जाके 4 बजे से लेकर आपकी जो चलेगी वो चलेगी आपकी कम से कम 6:30 बजे तक। 2.5 घंटे की मैराथन है। 1 लाइनर क्वेश्चन ही कराऊंगा क्लास में, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है वो सबको करा दूंगा। तो कल कहीं ना जाए, 4 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे यार, उससे पहले सुबह 6 बजे, उससे पहले आपको सुबह 6 बजे वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगी 8:30 बजे, उसके बाद आपको मिलेगी 10:30 बजे। 3 टाइम पे आपको 3 वीडियो देखने को कल मिलने वाली है साथियों। तो तीनों वीडियो का आप ज़रूर वेट करें। उसके बाद साथियों आपको जो वीडियो देखने को मिलने वाली है वो दिन को 12-1 बजे देखने को मिलने वाली है। उसके बाद शाम को हमारी लाइव होगी, फिर एक शाम को और वीडियो देखने को मिलेगी, और उसके बाद रात की 9 की हमारी लाइव रहने वाली है। और परसों सुबह आपको फिर से मैं लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब पर, जो कि मैं आपके बीच लाइव आऊँगा सुबह
6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक है, तो 6 से 8:30 सभी लोग बिल्कुल तैयार रहे, या 6:30 से 8:30 करेंगे या 6 से 8:30 करेंगे, तो वो हम देख लेंगे कब हमको करना है शेड्यूल्ड। आप लोग सभी तैयारी कीजिएगा। अब देखो, आपका टीचर इतनी मेहनत अगर आपके लिए कर रहा है तो स्टूडेंट का तो इतना बनता ही है भाई। ठीक है। अच्छा, को हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद कब बनी? तो क्षेत्रीय परिषद हिमाचल प्रदेश में बनती है 1957 में। किसकी अध्यक्षता में? ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में। अच्छा, हिमाचल का छठा जिला कौन बना? तो हिमाचल का छठा जिला 1 मई 1960 को किन्नौर जिला बना, जो कि हिमाचल का छठा जिला बना। और उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन होता है, तो उस समय पंजाब का जब पुनर्गठन होता है तो उस समय जो है वो क्या हुआ, तो उस समय आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है साथियों, कि उस समय क्या होता है, हिमाचल का जो जो क्या है, विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। हिमाचल में उस समय 10 जिले बन जाते हैं, जबकि 1972 में क्या होता है, हमीरपुर और ऊना 2 जिले और बनाए जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में 12 जिले वर्तमान में हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बताने का भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछे कि पुराने हिमाचल में क्या आता है और नए हिमाचल में क्या आता है, तो पुराने हिमाचल में आता है आपका जैसे चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और शिमला। लेकिन नए हिमाचल में क्या क्या? तो नए हिमाचल में हो गया आपका जैसे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो मिला था 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश भारत का जो है वो कौन सा राज्य बना था दोस्तों? तो भारत का 18वां राज्य बना था। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है साथियों? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति के क्षेत्रफल की बात करूँ तो 24.85% एरिया कवर करता है, याद रखना है। और उसी प्रकार आपका अगर बात करें साथियों, अगर बात करें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमीरपुर का एरिया कितना है, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा लाहौल स्पीति और सबसे छोटा हमीरपुर है। हमीरपुर 1.01% कवर करता है, ये बात भी आपको ज़रूर याद रखनी है। हिमाचल में 12 जिले हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि देहर हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देहर आपकी ब्यास की सहायक है। ब्यास की बात करूं कि ब्यास की और कौन कौन सी सहायक है, तो ब्यास की आपकी पार्वती नदी ब्यास नदी की सहायक है, मलाना ब्यास की सहायक है, सोलंग नदी ब्यास की सहायक है, मनालसू नदी ब्यास की सहायक है, फोजल हो गया, सरवरी हो गया, देहर हो गया, हंसा हो गया, जीवनी हो गया, सुकेती हो गया, सोन हो गया और सेंज हो गया। ये सारी की सारी सहायक नदी है किसकी? आपकी ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। इस बात को आपने जरूर याद रखना है। ब्यास नदी की बात करूं, ये इसकी सहायक तो मैंने आपको बता दी, लेकिन भाई अगर ब्यास की बात करें तो ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है और संस्कृत नाम विपाशा है। हिमाचल प्रदेश में कुल ये 256 किलोमीटर बहती है, ये तो कल भी बता चुका हूँ। तो नदियों के बारे में मैराथन नंबर 2 में क्वेश्चन हो चुका है, तो मैराथन नंबर 3 में इतना ही चलेगा। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए की जा रही है, दिन भर जो है वो क्लासेज होती है, उसके बाद कोशिश करके ही वीडियो निकाली जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो ना तो नाइस सर ना गुड सर, आप लिखिए हर हर महादेव, जय श्री गुड़ महाराज हर हर महादेव। भाई ये 2 नाम लिख दीजिए, और जय माँ बघियानी भी लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, बहुत मज़ा आता है। तो रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। अच्छा, रूपा घाटी अगर किन्नौर में है तो किन्नौर में और कौन कौन सी घाटी है? तो किन्नौर में आपकी रिब्बा घाटी है, जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, अंगूरों की घाटी भी कहते हैं। किन्नौर में आपकी बसपा घाटी है, जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो किन्नौर में ये सारी घाटी है। बसपा घाटी जिसको सांगला घाटी कहते हैं, ये भी किन्नौर में है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी भी कौन सी? आपकी किन्नौर की सांगला घाटी है, जिसको बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करूँ मैं आपका मंडी में, तो मंडी में है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी वलय वैली। तो वलय घाटी हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है, मंडी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसी प्रकार कुल्लू में है आपकी कुल्लू घाटी, जिसको देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपका बात करता हूँ सिरमौर ज़िले की। तो अगर बात करें आपके सिरमौर ज़िले की, तो सिरमौर ज़िला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सिरमौर से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर बात करूँ सिरमौर ज़िले की साथियों, तो सिरमौर जो ज़िला है यहाँ पर है क्यारदून घाटी, जिसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिरमौर ज़िले में है आपकी आपकी क्यारदून घाटी, जिसको आपका क्या कहा जाता है, पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हिमाचल की वो घाटी जिसको दूध एवं शहद की घाटी भी कहते हैं, तो वो है आपकी चंबा घाटी। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी घाटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो रावी घाटी के नाम से भी आपकी चंबा घाटी को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे और क्या पूछता है, तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपकी पब्बर घाटी को किस घाटी के नाम से जाना जाता है, तो पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बारालाचा दर्रा है, जो आपका बारालाचा दर्रा है वो कहाँ पर है, तो उसको ये जो है मनाली और लेह को जोड़ता है, और ये जो है आपको याद रखना है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट के नाम से भी जाना जाता है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मैं भटक गया, दर्रे का नाम मैंने गलती से ले लिया, क्योंकि जब बहुत सारे क्वेश्चन बताने होते हैं तो कोई और भी निकल जाता है। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर सर पे है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रकार अगर सोलन की बात करूँ, तो सोलन में आपकी कौन कौन सी घाटियाँ, तो क्यारदा दून तो आपने पढ़ी सिरमौर में, लेकिन सोलन में आपकी दून घाटी है, सोलन में आपकी सपरून घाटी है, सोलन में आपकी कुनिहार घाटी है, सोलन में आपकी सरसा घाटी है, सोलन में अश्विनी घाटी है, सोलन में गंबर घाटी है। तो ये सारी घाटी आपको याद रखनी है। दून घाटी, सपरून घाटी, कुनिहार घाटी, सरसा घाटी, अश्विनी घाटी और गंबर घाटी, ये सारी की सारी घाटी परीक्षा में पूछी जाती है। और ये कहाँ पर है, सोलन में है। कुनिहार घाटी, दून घाटी, सपरून घाटी, सरसा घाटी, अश्विनी घाटी और गंबर घाटी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जसवादून घाटी। जसवादून घाटी कहाँ पर है, बोलेंगे सर जसवादीन घाटी के बारे में बता दीजिए, तो ये आपके उन्ना में है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, लाहौल स्पीति में कौन कौन से, तो लाहौल स्पीति में आपकी मटुआ घाटी है, पट्टन घाटी है, पीन घाटी है, लिंगटी घाटी भी लाहौल स्पीति में है, और चंद्रा घाटी भी कहाँ पर है तो साथियों लाहौल स्पीति में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो आपकी मंडी में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो मंडी की बात करूँ तो मंडी में आपकी चोहार घाटी है, मंडी में आपकी चौंतरा घाटी है, मंडी में आपकी इमला बिमला घाटी है। तो इन घाटियों को भी आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से माफ़ी चाहूँगा, बोरा, मिस्ट्राल और सिरिको है। अगर बोरा, मिस्ट्राल और सिरिको के साथियों बात करूँ तो ये एक प्रकार की स्थानीय पवने हैं। तो ये स्थानीय पवने हैं बोरा, मिस्ट्राल और सिरिको। इस बात को आपने याद रखना है। ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब आपका पेपर आ गया, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं डिटेल वाले क्वेश्चन अपने 70 वीडियो में जो मैंने बनाई है उसमें पढ़ा चुका हूँ। तो यूरेशियन क्षेत्र के घासतल को क्या कहते हैं, तो यूरेशियन क्षेत्र का जो घासतल है साथियों उसको स्टेपी कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है कि यूरेशियन क्षेत्र के घास के मैदान को साथियों महादेव की कृपा से आपने याद रखना है, उसको स्टेपी घास के मैदान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये पूछे जाता है। अच्छा, उसी प्रकार आपका पुस्ताज है जो कि यूरेशिया में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसी प्रकार अगर बात करता हूँ मैं पंपास की, तो पंपास आपका जो है वो कहाँ पे है, तो पंपास जो घास के मैदान है वो आपका, अगर मैं बात करूँ पंपास घास के मैदान को, तो ये अर्जेंटीना में है। और अगर बात करें प्रेरी घास के मैदान की, तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, जहाँ पर आपकी चिनुक हवाएं भी चलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चिनुक हवाएं कहाँ चलती है, तो ये प्रेरी घास के मैदान में चलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, और परीक्षाओं में काम आती है इसीलिए परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। इसीलिए आप इनको जरूर याद रखें। पंपास अर्जेंटीना में है, प्रेरी यूएसए और अमेरिका यूएसए और आपकी कनाडा में है। पुस्ताज आपकी कहाँ पर है, आपके हंगरी रीजन या कहूँ तो आपका यूरेशिया में है। और अगर बात करें स्टेपीज़ की, तो स्टेपीज़ आपके कहाँ पर है, वो यूरेशियन क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत की जो अब कुल तटरेखा की लंबाई है वो बढ़ चुकी है, ये हो चुकी है 11,098.81 किलोमीटर। पहले कितनी थी, पहले ये 75.16 या तक 75.16.6 थी।
6 किलोमीटर, लेकिन अब हो चुकी है 11,098.81 किलोमीटर। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो नई जनगणना अभी हो रही है 2011 में, उसके अनुसार मैं 2024 में उसके अनुसार बोल रहा हूँ। 1970 के अनुसार ये 7516 थी, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है और 11,098.81 हो चुकी है साथियों। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है और परीक्षाओं में साथियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए डियर स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। तो सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात बनाता है। अच्छा, भारत के ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के ऐसे टोटल जो राज्य हैं वो 9 राज्य हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, आपका अपना केरल है, आपका तमिलनाडु है, आपका आंध्र प्रदेश है, आपका उड़ीसा है, आपका पश्चिम बंगाल है। ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? आपका जो है वो सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा? तटीय सीमा बनाते हैं साथियों। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना। और सबसे ज़्यादा बनाता है आपका अपना गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो भाई बुध ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है और पृथ्वी के जो सबसे दूर है वो आपका वरुण ग्रह है। तो वरुण सबसे दूर है और सबसे नज़दीक जो है वो बुध है। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की परिक्रमा ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है? तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है बुध। अरे कितने दिन लगाता है? मात्र और मात्र 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। अच्छा, कौन सा ग्रह सौर मंडल का ऐसा है जो कि सबसे चमकीला है, पृथ्वी के सबसे निकट है? ये सारे क्वेश्चन हैं। सबसे चमकीला, सबसे गर्म और पृथ्वी के सबसे निकट है वो शुक्र ग्रह है। और शुक्र और बुध का, वीनस और मरकरी का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सौर मंडल का सब, माफ़ी चाहूँगा यार, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र और सूर्य के सबसे निकट है बुध। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही कर लें। माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पे, ये मुझसे गलत हो गया है, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में मैंने सूर्य के निकट देखा, तो सूर्य के निकट है शुक्र, है ना, और सूर्य के निकट है आपका बुध और पृथ्वी के निकट है शुक्र। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा जल्दबाजी में था इसीलिए ये हो गया था, लेकिन आप इसको सही कर लें। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सौर मंडल का किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल के 2 उपग्रह है, एक है फोबोस और दूसरा है साथियों डिमोस। तो फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं जो कि मंगल ग्रह है। याद रखना है, डिमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट है। बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज जो है वो 1610 में गैलीलियो गैलीली के द्वारा दूरबीन से की गई थी। इस बात को भी आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं साथियों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते रहिए, महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं परीक्षाओं में, यहाँ से आपके नंबर बनने वाले हैं। अच्छा, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह जो कहते हैं वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट। अच्छा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। अच्छा, पृथ्वी के आकार के लिए किसका वर्णन किया गया? तो पृथ्वी के आकार के लिए द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज चपटा गोलाब। तो चपटा गोलाब ओब्लेट स्फीयर जो है आपका पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए इस शब्द का प्रयोग साथियों किया गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो पृथ्वी के आकार की वर्णन के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका नाम है चपटा गोलाब। साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको डिटेल से याद रखिए। और अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस बात को भी आपने साथियों याद रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो मंगल जो यहाँ पे दिया था वो अपने अक्ष पे कितना झुका है? तो ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है तो याद रखना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की बात करूँ, पृथ्वी सूर्य के निकट सबसे निकट कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य के निकट होती है आपके 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब होती है? तो सबसे दूर होती है आपके 4 जुलाई को। जब नज़दीक होगी तो उसको बोलेंगे उपसौर की घटना, लेकिन जब दूर होगी तो उसको बोलेंगे अपसौर। तो उपसौर और अपसौर आपको याद रखना है। नज़दीक होगी तो उपसौर बोल लो, दूर होगी तो अपसौर बोल लो। नज़दीक होती है 3 जनवरी को, दूर होती है 4 जुलाई को। दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, परीक्षाओं में
काम आने वाले क्वेश्चन है साथियों। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा आज की मैराथन छोटी है क्योंकि यार मेरे को यूट्यूब पे लाइव आना होता है और लाइव भी बहुत जल्द आना होता है। कंटिन्यूसली जो है वो मेरी क्लासेज हो रही है, तो आप देख सकते हैं जो है मेहनत तो आप चलो देख ही रहे होंगे, मेहनत तो दिख ही जाती है कि कौन सा इंसान कितनी मेहनत कर रहा होता है। एक तो होता है कि मेरी जो क्लासेज होती है यार वो मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ। जो ये पीपीटी में कंप्यूटर में बैठ के पढ़ाना होता है वो बहुत आसान होता है, वो कोई भी इंसान बैठ के पढ़ा देगा। वो एक बोलूँ तो स्मार्ट वर्क होता है, लेकिन चालू वाला स्मार्ट वर्क अगर कहूँ तो आराम वाला। लेकिन जो बोर्ड में जो पढ़ाना होता है एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो ढाई ढाई घंटे, तो आप खुद देख सकते हैं, तो व्यक्ति खुद भी टूट जाता है। और मैं तो दिन भर सुबह से लेकर ऐसा एक भी घंटा नहीं है जब मैं बैठा हूँ ना, सिर्फ वीडियो बनाने बैठा हूँ। और ये भी आपके लिए डेडिकेटेड है साथियों, तो आप इसको देखते रहिए। अच्छा, आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर कितना है? तो आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर 5.5 घंटे का है, क्योंकि भारत का जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री में, जिसको हम कहते हैं आईएसटी लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। इसीलिए 82.5 को जब भी हम, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का मतलब, जो टाइम की गणना करनी है तो देशांतर से गुणा करना होता है। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब साथियों 4 मिनट होता है। ये क्वेश्चन भी टेट में आ रखा है। 4 मिनट 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है। तो जब भी हमने 82.5 को, क्योंकि भारत का तो 82.5 से गुणा होगा, भारत का एक ही टाइम जोन है, 82.5 को 4 से किया तो 330 मिनट आया। और 330 मिनट का मतलब जो होता है वो 5.5 घंटे साथियों होता है। और भारत की जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बाकी आपसे मिलते हैं एक नई जोश नई उम्मीद के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जोश के साथ। हर हर महादेव।